हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहते हुए दैविक बाथरूम में पहुंचा तो देखा पंखुड़ी वो मीटिंग कर रही थी। उसके नाक से पानी और आंखों से आंसू निकल रहे थे और आंखें बुरी तरह लाल हो गई थी, जिसे देखते हुए दैविक ने अपनी कलाई में पहने हेयरबैंड को निकालते हुए दांतों में दबा लिया और पंखुड़ी के सारे बालों को समेटते हुए बैंड से बांधकर एक बंद बनाया। पंखुड़ी की सांस बहुत तेज हो गई थी, जिस पर दैविक ने उसके पीठ को सहलाते हुए, तुम ठीक हो ना? पंखुड़ी सिंह के कॉर्नर को पकड़कर रोने लगी। इट्स वेरी इरिटेटिंग। ना चैन से सो पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, और ये बार बार वोमिटिंग हो रही है। दैविक ने टॉवल उठाकर उसके चेहरे को साफ करते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ। तुम कैसे समझ रहे हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो जो तुम मेरे दर्द को समझोगे? पंखुड़ी ने गुस्से से कहा, जिस पर दैविक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और कहा, सॉरी, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने वोमिटिंग का मेडिसिन दिया है। तुम हर चीज़ में मेडिसिन क्यों खाऊं मैं? मुझे नहीं खाना। जितना नाश्ता किया था वो भी निकल गया। ये कहते हुए पंखुड़ी उसके सीने से लगी। वो अभी भी रो रही थी, जिस पर दैविक ने अपने होठ उसके माथे पर टिकाते हुए बहुत ही नरम आवाज़ में कहा, रो मत, रो मत, बस हो गया, सब ठीक हो जाएगा, ओके? पंखुड़ी उसके सीने से बंधी रही और फूट फूट कर रोने लगी। मैं थक गई हूँ देवी, सच में मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मिजाज बदलते हैं, पेट में खिंचाव होता है, और अब ये उल्टियाँ। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया और वो फिर फपक उठी, जिसे देख दैविक ने उसे मजबूती से पकड़ कर बैठाया। फिर बाथरूम के वॉश बेसिन के नीचे रखे स्टूल को खींचकर उसे बिठाते हुए कहा, तुम बैठो, गहरी सांस लो, मैं पानी लाता हूँ। इतना कहकर दैविक बाथरूम से बाहर चला गया और पंखुड़ी को थक कर अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जब दैविक वापस आया, उसके हाथ में गुनगुने पानी से भरा गिलास था। उसने पंखुड़ी के पास आकर उसके सिर को उठाते हुए कहा, थोड़ा सा पियो प्लीज़, तुम्हारे गले में जलन हो रही होगी। जिसे सुन पंखुड़ी ने उसकी बात मानते हुए थोड़ा पानी पिया, फिर सिर उसकी गोद में टिका कर कहा, तुम जा सकते हो दैवी, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। दैविक ने उसकी ठुड्डी को ऊपर किया और सीरियस आवाज़ में कहा, तुम मेरी जान हो रोज। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। तुम जो महसूस कर रही हो मैं वो नहीं समझ सकता, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में अकेला महसूस नहीं करने दूंगा। पंखुड़ी ने अपनी आंखें झपकाई और फिर कहा, लेकिन तुम भी थकते होगे ना मेरी इस हालत में, मेरी शिकायतों से, मेरे चिड़चिड़ेपन से। जिस पर दैविक ने उसका हाथ चूमते हुए हल्के से मुस्कुराया, मुझे अगर थकना होता ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू आने से पहले ही भाग जाता। ये सुन पंखुड़ी चुप रही, लेकिन उसकी सांसें अब थोड़ी धीमी थी। वो उसकी गोद में सिर टिकाए बैठी रही। तभी दैविक ने कहा, अब सुनो, तुमने कहा था ना कि तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि तुम मेरी ज़िंदगी में और हमारा बच्चा भी। पंखुड़ी की आंखें फिर से भीगने लगी, जिसे देखते हुए दैविक ने कहा, चलो अब उठो, मैं तुम्हारे लिए हर्बल चाय बना रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिस्ट में दी थी, और हाँ, जब तक तुम चुप रहोगे मैं गाना गाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे गाने सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे को भी होगा। वो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। पंखुड़ी ने अपना सिर हिला दिया और दैविक ने उसके पैर को दबाते हुए कहा, हम तुम्हारी मॉम को पास चले। पंखुड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके सीने से लगी रही। वहीं दूसरी तरफ सारंग हवेली में अव्यक्त की बर्थडे पार्टी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एकांश अव्यक्त, विध्वंस, रिद्धम, आरव, प्रणव, त्रिजल और मानव इस वक्त बालकनी में बैठे हुए थे। उसने कुछ दूरी पर मृत्युंजय, अमृत, शोभित, विप्लव, विकल्प, चित्रांग, राजीव, डेविड, कशिश और ऋतिक भी टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। जब एकांश ने आवाज़ लगाते हुए ऋतिक से कहा, थैंक यू अंकल, दादा बनने की खुशी में पार्टी देने के लिए। ऋतिक ने एकांश को इग्नोर करना ही बेहतर समझा और विध्वंस ने एकांश को घूरते हुए कहा, साले, तू खुद को समझता क्या है? एकांश ने टाइम की तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे टाइम चाहिए। ये मौसम किसने खराब होने के लिए कहा? जिसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। एकांश ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो पाया उसे मल्हार कॉल कर रहा था। मल्हार के कॉल को देख एकांश के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उसने उन सब से कहा, एक्सक्यूज़।
एक्सक्यूज़ मी, फिर उठकर बगल में चला गया। जब खबर काम की हो तो ठीक है मल्हार, वरना। मल्हार ने दूसरी तरफ से धीरे से कहा, बॉस, मुझे पता चला है कि चिरंजीवी को वहाँ बुलाने वाला कोई और नहीं, गुरु ही था। एकांश की आंखें सिकुड़ गई। व्हाट? मल्हार ने जवाब में कहा, गोल्ड ड्रैगन दूसरा गैंगस्टर गिरोह के लिए गुरु काम करता है। एकांश ने अपने आईब्रो को रब करते हुए कहा, आई डोंट फकिंग केयर, चेक इट आउट। उसने कोई एविडेंस रखे हैं या उसने कुंज पैलेस का कोई भी सीक्रेट उसे पता तो नहीं है। उसके पूरे दिमाग की सर्जरी करो और उसने ऐसा क्यों किया ये भी उगलवाओ। मौसम यहाँ ख़राब है, मैं कल सुबह पहुँच रहा हूँ वहाँ। मल्हार ने दूसरी तरफ से कहा, एक और बुरी खबर है। एकांश ने सिर हिलाते हुए कहा, लगा ही था, मेरी दाहिनी आंख बहुत ज़्यादा फर्क रही है। कौन सी बुरी खबर है? मल्हार ने जवाब में कहा, गोवा वाले अड्डे पर रेड पड़ी है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। एकांश की आंखों में अब एक ठंडापन लौट आया। चेहरा गंभीर और चाल में एक अलग शक्ति थी जिस पर उसे बिना कुछ कहे फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर 1 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकी और फिर गहरी सांस लेते हुए वापस बालकनी की ओर चल पड़ा। अपने दोनों हाथ पीछे बांधे वो आगे बढ़ रहा था जैसे किसी गहरी सोच में, और सभी दोस्त अब भी मजाक मस्ती में उलझे थे। लेकिन विध्वंस ने दूर से ही उसकी आंखों के हाव भाव पढ़ लिए थे, जिस पर वह कुर्सी से उठा और उसके पास आकर पूछा, सब ठीक है? एकांश ने उसे देखा और ज़बरदस्ती के मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब फर्स्ट क्लास। विध्वंस ने अपनी कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारा फेस बता रहा है कि तुम अंदर ही अंदर बॉयल कर रहे हो। स्पील करो सब कुछ। एकांश ने उसकी ओर देखा और उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, गोल्ड ड्रैगन वापस एक्टिव हो गया है। गुरु उन्हीं के लिए काम कर रहा था। उसी ने चिरंजीवी को बुलाया। जिसे सुन विध्वंस ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, व्हाट द हिल? बट हाउ? गुरु तो अपने साथ ही भरोसे के नाम पर सबसे बड़ा तमाचा है वो। एकांश ने बीच में अपने जबड़े टाइट करते हुए कहा, जिस पर विध्वंस ने अपनी शक जाहिर करते हुए पूछा, गोवा वाले अड्डे की खबर? एकांश ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। रेड पड़ी है, कुछ लोग अंदर है और सबसे बुरा ये कि शायद कोई अंदर से हमें लीक कर रहा है। जिसे सुन विध्वंस ने इधर उधर एक नज़र डाली तो पाया सभी लोग अभी भी मस्ती में लगे हुए थे। जहां रिदम के साथ बातें कर रहे अव्यक्त को देख विध्वंस ने एकांश से पूछा, तुम अव्यक्त को बताओगे? जिसके सवाल पर एकांश की नज़र बालकनी के कोने पर रिदम के साथ बैठे अव्यक्त पर गई, जो हाथ में गिलास लिए कुछ सोचते हुए बाहर अंधेरे की तरफ देख रहा था। जिसे कुछ पल देखने के बाद एकांश ने जवाब दिया, वो मेरा भाई है, बहुत जिद्दी है, लेकिन इस दुनिया में जो मेरा एली है वो सिर्फ तुम हो वंश। उसे सब कुछ बताना वीकनेस होगा। विध्वंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चल ठीक है, लेकिन अब तुम बताओ आगे का क्या प्लान है? एकांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कल सुबह फ्लाइट है, मैं वहां जाकर गुरु का दिमाग साफ करूंगा और जो लीक है उसे भी फाइंड करके उसका सफाया करूंगा। अब गेम पर्सनल हो चुका है और मुझे जब गेम पर्सनल लगने लगे तो लोग गायब होने लगते हैं। विध्वंस ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, मैं यही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इस बार लड़ाई अपनों लोगों से भी हो सकती है, रेडी हो ना? एकांश ने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, तुम पूछ रहे हो या याद दिला रहे हो कि मैं कौन हूँ? जिसे जवाब देने के लिए विध्वंस ने अपना मुंह खोला, लेकिन पीछे से आरव ने कहा, क्या प्लानिंग हो रही है भाई? लोगों को लग रहा है जैसे कोई फिल्म लिखी जा रही है। एकांश ने सिर घुमाकर आरव को देखा, फिर धीमे से मुस्कुराया, फिल्म नहीं, क्लाइमेक्स। जिस पर वो लोग हंसने लगे और विध्वंस ने एकांश को देखते हुए कहा, सेफ रहना? एकांश ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, सेफ रहना मेरे बस में नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने लोगों को बचा कर रखना मेरी जिम्मेदारी है। विध्वंस ने अपना सिर हिलाया और आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो। इतना कहकर दोनों उन लोगों के पास आकर बैठ गया और प्रणव ने एकांश को देखते हुए पूछा, एवरीथिंग इज ऑल राइट? एकांश ने अपना सिर हिलाया और इधर उधर देखते हुए पूछा, अद्विक अभी तक नहीं आया, जब से उनकी गर्लफ्रेंड बनी है यार वो हमें टाइम ही कहाँ देते हैं, उनको तो अपनी बच्ची को संभालने में फुर्सत नहीं मिलता, मानो ने शिकायती लहजे में कहा। जिस पर पीछे से अद्विक ने जाकर उसके सिर पर चप्पत लगाते हुए कहा,
मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बुराई कर रहे हो? बुराई नहीं कर रहा था, रियलिटी बता रहा था, मानव ने हल्का फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जिसे अद्विक ने आंखें दिखाई और रिद्धम ने अव्यक्त से कहा, अभी आधी रात हो गई है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कमरे में जाना चाहिए? अव्यक्त ने टाइम की तरफ देखा जिसमें 11:30 बज रहे थे और उसने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, क्या करने जाऊंगा यार कमरे में, वो तो सो गई होगी। रिद्धम ने उसके हाथ पर हल्का चाटा मारते हुए कहा, साले अनरोमांटिक बीवियां घर के सामने कुछ और कमरे में कुछ और होती हैं। समझा, क्या पता तेरे बर्थडे के लिए उसने कोई सरप्राइज प्लान किया हो? अव्यक्त ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, सरप्राइज? एकांश ने अव्यक्त के कंफ्यूजन पर अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, यार किनके सामने अधूरी बात कर रहे हो? इन्हें तो नूडल उबाल कर दो, फिर भी पूछेंगे कांटे चम्मच में खाओ या फिर चॉपस्टिक से। अव्यक्त आंखें सिकुड़ाते हुए एकांश को घूरने लगा और कहा, तुम्हें सब समझ आ रहा है तो तुम बताओ। एकांश ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, रिद्धम ब्रो कहना चाहते हैं कि भाभी ने कुछ स्पेशल, समझ रहे हो ना, स्पेशल आपके लिए बर्थडे प्रेजेंट के रूप में रूम में रखा हो, क्या पता। तो स्वाद अनुसार मिठाई खाने के लिए आपको उनके पास जाना होगा। अव्यक्त को अब उसकी बात समझ आई और उसने अपने गले को साफ करते हुए कहा, हम ठीक है, तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अव्यक्त जाने लगा। तब एकांश ने उसके कोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा गिफ्ट उसमें है, ठीक है, जाते जाते देखना। अव्यक्त ने घूरकर एकांश को देखा और अपने बेडरूम की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद रिद्धम ने एकांश से पूछा, तुमने गिफ्ट में क्या दिया? एकांश ने सामने रखे पनीर रोस्ट को उठाकर खाते हुए कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कंडोम का पैकेट। पर्णव ने मानव के कान पर हाथ रखते हुए नाराजगी से कहा, आप इसके सामने ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मानव ने पर्णव के हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता है। जिसकी बात सुन सभी उसे देखने लगे और एकांश ने अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए एकदम से मानव के दोनों हाथ को पकड़ लिया और आरव से कहा, इसका मोबाइल निकाल जल्दी जल्दी। आरव ने अपना सिर हिलाया और मानव के पॉकेट को टटोलते हुए कहा, साले कहाँ रखा है? मानव उन लोगों की हरकत पर गुस्से से चिल्लाया, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अद्विक ने मानव के दूसरे पॉकेट को टटोलते हुए कहा, तुझे सब कुछ बहुत पता है ना, तो इस पता होने का राज भी पता चल जाए तो तेरे फ़ोन से। ये कहते हुए अद्विक के हाथ में मानव का फ़ोन आ गया और उसने स्क्रीन को साइड किया तो उसमें पासवर्ड नहीं था। जिसे देख उसने इम्प्रेस होते हुए कहा, पासवर्ड नहीं है? हाँ, जो लोग चोर होते हैं वो पासवर्ड रखते हैं, मैं चोर थोड़ी हूँ ना, मुझे कुछ छुपाना ही नहीं है। मानव ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे मुस्कुराते हुए अद्विक ने देखा और एकांश ने कहा, क्रोम चेक करना। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।